हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 की बात आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है, उसमें किस तरह के सवाल हैं, आज हम उसकी चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज आपकी है 1.3। उसका है क्वेश्चन नंबर 1, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, सिद्ध करो कि √5 एक अपरमेय संख्या है। शुरुआत जब इस चैप्टर की मैंने करी थी तो आपको बताया था कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में आपसे मैंने डिस्कशन किया था। तो उसी में आज आपका क्वेश्चन है कि हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम उसकी बात इस क्वेश्चन में अपनी इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो विधि अपना रहे हैं वो इसके जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सिद्ध करा रहा है, उसके हम अपोजिट लेके चलते हैं। मैंने शुरुआत जब चैप्टर की करी थी आपको समझाया था, जैसा कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती है। एक भाग एक संख्या उसकी परमेय संख्या और दूसरी उसकी अपरमेय संख्या। तो इस तरह से वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं के मिलाने से, दो संख्याओं के एक साथ रख दें हम, दोनों संख्याएं परमेय और अपरमेय का अगर हम समुच्चय बना दें तो इस तरह से जो संख्याएं हमको प्राप्त होंगी उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ये अपरमेय है, हम इसका उल्टा मानते हैं, अपोजिट मानते हैं। माना √5 एक परमेय संख्या है, हमने उल्टा माना। मान लिया कि हमने जो कहा है कि √5 एक परमेय संख्या है, वो जो अपरमेय सिद्ध करा रहा है हमने उसका उल्टा मान लिया। अब हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे अपनी इस विधि में, इस तरीके में, इसके आंसर में कि √5 एक परमेय संख्या नहीं है। हम मान रहे हैं परमेय है। अगर परमेय है तो परमेय की जो जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जितने भी गुण हैं, उन सबको ये सिद्ध करती है या नहीं, तो देखते हैं। अगर ये एक परमेय संख्या है तो इसलिए इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q। आपको जब परमेय संख्याएं पढ़ाई थी तो वहां बताया था कि कोई भी संख्या परमेय संख्या होती है अगर उसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए, अगर ये परमेय है तो निश्चित तौर पर इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता होगा, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होगा। जो हर वाली संख्या है जिसको हमने Q नाम दिया है उसका मान 0 नहीं होता। एवं हमने ये भी कहा P तथा Q कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में बताया था। अभी हमने शब्द जोड़ा सहअभाज्य। अंग्रेजी में बात करूं तो को प्राइम नंबर। कौन से नंबर? ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक से भाग जाता हो। यानी अगर मैं P की बात करूं, Q की बात करूं, ये दोनों में जो कॉमन गुणनखंड हो, कॉमन फैक्टर हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो,
वो सिर्फ एक हो। यानी P और Q को अगर आपसे पूछा जाए कि किस संख्या से विभाजित हो सकती हैं दोनों, PB और QB दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या होगा, दोनों का अगर मैं और दूसरे शब्दों में बोलूं तो दोनों का HCF, पिछली एक्सरसाइज में बताया था मैंने आपको, अगर मैं P और Q का HCF निकालूं तो 1 आए, तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, दूसरे शब्दों में परिभाषा हो गई, या ऐसी संख्या जो सिर्फ उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हमने क्या बोला, P और Q ऐसी संख्याएं हैं जो सह अभाज्य हैं, पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी ये आपकी परमेय संख्याओं के लिए शर्त होती है, ये आपकी परमेय संख्याओं के लिए क्या होती है, शर्त। अब √5 को P अपॉन Q माना, अब आगे जाकर हम देखते हैं कि P और Q पर जो सारे रूल ये फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखते हैं, हमने इसको समीकरण 1 माना, समीकरण 1 की बात करूं, समीकरण 1 से √5 बराबर है P बटे Q, और अगले स्टेप में अगर ध्यान दें, Q जब इधर ले जाएंगे LHS में तो आपके पास आ जाएगा √5 गुणा Q बराबर P। ठीक, अगला काम, इस अंडर को हटाने के लिए हमने दोनों ओर वर्ग करने पर लिखा, दोनों ओर वर्ग करने पर। अगर मैं वर्ग करूंगा तो यहां आ जाएगा √5 का वर्ग 5, Q का स्क्वायर, और P का करेंगे तो P का स्क्वायर, यानी P की घात 2। तो हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब दोनों ओर वर्ग करने के पश्चात अगर मैं और अगले स्टेप में जाऊं तो यहां स्पष्टली पता चल रहा है कि Q स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर बटे 5। अगर मैं इस 5 को फिर से वहां भेज दूं तो P स्क्वायर बटे 5 की फॉर्म बन गई। यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, Q कैसी संख्या है, Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण अंक है। और अगर हम पूर्ण अंक का वर्ग करेंगे, पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। यानी अगर कोई भी मैं पूर्णांक संख्या लूं, चाहे धनात्मक लूं चाहे ऋणात्मक लूं, तो हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा। तो इससे स्पष्ट है कि Q स्क्वायर क्या है, पूर्णांक, और Q स्क्वायर पूर्णांक है और P स्क्वायर भी पूर्णांक है, क्योंकि P भी पूर्णांक था तो P स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। तो अगर हम P स्क्वायर में भाग देंगे 5 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, P स्क्वायर में 5 से भाग चला जाएगा, जब ही तो यहां पूर्णांक आएगा। पूर्ण अंक कब आएगा, जब 5 से P स्क्वायर में भाग चला गया होगा, क्योंकि अगर भाग नहीं जाएगा 5 से P स्क्वायर में तो यहां पर फिर दशमलव में संख्या आएगी, पूर्णांक नहीं होगा। जबकि वो कह रहा है कि Q स्क्वायर पूर्णांक है। जब Q स्क्वायर पूर्णांक है तो निश्चित तौर पर P स्क्वायर किससे विभाजित होता है, 5 से। हम इसी बात को लिखते हैं, तो इसलिए P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से। अगर आप सोचो P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P स्क्वायर किसका वर्ग था, P का, तो निश्चित तौर पर P भी 5 से विभाजित होगा। P भी किससे विभाजित होगा, 5 से, क्योंकि अगर किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो वह संख्या भी उस अन्य संख्या जिसकी बात कर रहे हैं उससे विभाजित होगी। तो हम यही बात लिख सकते हैं, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। यानी अगर हम P में भाग देंगे तो आसानी से 5 में भाग चला जाएगा, 5 से P में भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो P होगा जब हम उसके गुणनखंड करेंगे तो निश्चित तौर पर 5 आएगा, क्योंकि अगर किसी संख्या से किसी में भाग जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या उसके गुणनखंड के रूप में अवश्य है। यानी
P 5 से विभाजित है, इसका मतलब जब अगर मैं 5 P के गुणनखंड करूं, P के क्या करूं गुणनखंड, गुणनखंड मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताए थे कैसे निकालते थे। अगर मैं P के गुणनखंड करूंगा तो उसमें एक जो गुणनखंड होगा वो 5 जरूर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर 5 गुणा कुछ और आ रहा होगा साथ में, पता नहीं क्या है क्योंकि P एक्यूरेट नहीं पता कितना है, ये जरूर पता है कि P में 5 से भाग जाता है, तो P के गुणनखंड करने पर उसमें 5 जरूर आएगा। तो P बराबर 5 गुणा A, 5 गुणा क्या कर लिया A, जहां A भी क्या होगा, A एक प्राकृतिक संख्या है, या प्राकृतिक ना लिखो तो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक लिख सकते हैं। एक ऐसी होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जब P के हमने गुणनखंड करे तो एक गुणनखंड 5 होगा, अब उसके गुणा में कुछ भी आ रहा होगा तो जो भी होगा उसको हमने क्या नाम दिया है, A नाम दिया। अब P बराबर कितना है, 5 है। P के इस मान को क्यों ना हम यहां जो समीकरण नंबर हमने माना 2, इसे नाम दे देता हूं 3, तो इस समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 में P बराबर 5A रखने पर हमने क्या रख दिया, P बराबर 5 है, किसके अंदर, समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो यहां देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, 5 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी 5 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। P का मतलब 5A का वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर 25A स्क्वायर। और अगर अगले स्टेप में बात करें, 5 से भाग जाता है तो आपके पास आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5A स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा तो 5A स्क्वायर बचेगा। इस 5 को भी अगर मैं बटे में ले जाऊं तो अगले स्टेप में आएगा Q स्क्वायर बटे 5 बराबर A स्क्वायर। अब अगर इस लाइन पर फोकस करें तो क्या क्लियरली पता चल रहा है, हमें पता है A एक पूर्णांक संख्या है। जब A एक पूर्णांक संख्या है तो A स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी। A एक पूर्णांक संख्या है तो A स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगी। और जब A स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या होगी तो इसका मतलब Q स्क्वायर में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो आसानी से उसमें भाग जाता है। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, जैसे यहां लाइन लिखी थी तो यही बात मैं यहां लिखता हूं। इसलिए Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। Q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य, जैसे P स्क्वायर को लिखा था। और जब Q स्क्वायर होगा तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। Q भी किससे विभाज्य होगा, 5 से। अब आप जरा इस लाइन को पढ़िए और इस लाइन को पढ़िए, इन दोनों लाइनों में आपको क्या पता चल रहा है कि P और Q दो लोग ऐसे मिले जो दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, ठीक है। जबकि हमने क्या कहा था, P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं, यानी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें किसी से भाग नहीं जाता। यानी किसी से मतलब दोनों में जो कॉमन है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ एक है। दोनों में सिर्फ एक ही ऐसा मान है जिससे वो विभाजित होते हैं, उसका नाम एक है। जबकि आप क्या देख रहे हो, P ऐसा व्यक्ति निकला जो 5 से विभाजित होता है और Q भी ऐसा व्यक्ति निकला जो 5 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब या तो ये गलत है जो हमने लिखा है या ये गलत है। या तो P और Q जो निकल के आया है वो गलत है, या हमने जो माना था वो गलत है। अब हमने जो माना था उसी के आधार पर ही तो ये निकल के आया है, उसी के आधार पर ये निकल के आया है। हमने कहीं कुछ नहीं किया, हमने तो जो माना था उसी को, रूल को फॉलो किया और फॉलो करने पर हमें आगे जाकर पता चला
कि हमने जो मान रहे हैं वो शायद गलत माना है, क्योंकि गलत माना है तभी तो ये राइटिंग गलत आ रही है, अपना लिखने में गलत आ रहा है, कैलकुलेशन गलत आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना था कि √5 एक परमेय संख्या है वो गलत मानी है, √5 एक परमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब √5 कैसी संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। इसी बात को अब हम लिख के यहां दिखाएंगे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है, क्योंकि माना गया कथन विरोधाभास को प्रदर्शित करता है। क्या लिखा है हमने, उपरोक्त से स्पष्ट है कि हमारे द्वारा माना गया कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि माना गया कथन विरोधाभास को प्रदर्शित करता है। जो हमने माना था वो किसको, उसके विरोधाभास को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हमने जो माना वो असत्य है, और असत्य है तो उसको सही कर लें। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो इस तरह से जब भी आपको किसी भी संख्या को अपरमेय सिद्ध करना हो तो हम इस विधि का प्रयोग कर कर हम पता कर सकते हैं कि क्या वह संख्या परमेय है या वह संख्या अपरमेय है। तो सबसे पहले हम उसके उल्टा लेके चलेंगे, यानी हमें अपरमेय सिद्ध करना है तो हम उसको परमेय लेके चलते हैं। परमेय के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हुए जब हम देखेंगे कि हमने जो माना है वो गलत है, तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है कि दिया गया कथन आपका जो था वो सत्यापित है, यानी √5 एक अपरमेय संख्या है। अभी एक और क्वेश्चन के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन उसने बोला है 3 धन 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करो। अभी मैंने √5 एक अपरमेय संख्या है सिद्ध करके आपको दिखाया था। इसी तरह से एक और संख्या दे रखी है 3 धन 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। इस पूरी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, हर क्वेश्चन में आपको मोस्टली सभी सवालों में अपरमेय संख्याएं हैं सिद्ध करके दिखानी है। हर सवाल को करने का सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि क्या जो भी अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है आप क्या करेंगे, यहां लिख लेता हूं, सिद्ध करो। तो हम क्या करेंगे, अपनी ओर से सबसे पहले उसे उल्टा अपोजिट मान लें। क्या, कि माना 3 धन 2 √5 एक परमेय संख्या है। हमने इसका अपोजिट माना, हमने इसका उल्टा माना कि 3 धन 2 √5 एक परमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध करना है अपरमेय। हम इसका विरोधाभास करके दिखाएंगे। अभी मैंने पिछले सवाल में आपको समझाया था, अगर ये एक परमेय संख्या है तो निश्चित तौर पर इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता होगा।
किस रूप में लिखा जा सकता होगा? P अपॉन Q, यानी P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता होगा। जहां P और Q के बारे में लिखते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q नॉट इक्वल 0, और साथ ही हमने क्या लिखा? एवं P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने ये लिख के दिखा दिया कि P और Q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब लौटते हैं समीकरण 1 पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है? 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर है P अपॉन Q। 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर है P अपॉन Q। इसमें एक काम करते हैं, पिछला जो क्वेश्चन था वो ओनली यहां अंडर रूट 5 था, सिर्फ अंडर रूट 5 था। उसको करने का थोड़ा सा तरीका हमारा अलग था, है ना। इस सवाल को जब प्लस माइनस बीच में आए और अंडर रूट वाली संख्याएं हों तो उनको करने का तरीका थोड़ा सा हमने बदलाव किया, थोड़ा सा पहले से कम काम करते हैं हम। क्या? हमने 3 को उधर पहुंचा दिया, तो 2 रूट 5 इक्वल P अपॉन Q माइनस 3 आ गया। और आप चाहें एलसीएम लेते हैं RHS में, 2 अंडर रूट 5 इक्वल P माइनस 3Q अपॉन Q, यानी Q का जब एलसीएम लेंगे लासापा, तो लासापा लेने के बाद जब इसे हल करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय Q, और आप 2 को उधर ले जाते हैं। अंडर रूट 5 बराबर आ गया P माइनस 3 इंटू Q डिवाइडेड बाय 2Q। ठीक है, अभी हमारी ये जो संख्याएं आई हैं, हम जरा इसी पर अध्ययन करते हैं। आप जरा ध्यान पूर्वक देखो, P और Q कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्ण अंक हैं। अगर मैं Q कोई पूर्णांक में किसी पूर्णांक संख्या यानी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो याद रखना 2 पूर्णांकों का गुणा सदैव पूर्णांक होता है, यानी 3 का गुणा अगर मैं Q से करूंगा तो 3Q जो है वो भी अपने आप में एक पूर्णांक है। अब 3Q पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, तो एक और जनरल नॉलेज की बात कि 2 पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर P एक पूर्णांक और 3Q एक पूर्णांक, 2 पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर सदैव एक पूर्णांक संख्या ही आती है। तो हमें अब पता चल गया कि P माइनस 3Q एक पूर्णांक संख्या है। आगे बात करें 2Q की, तो Q हमें पहले से ही पता है कि पूर्णांक है, 2 का गुणा करूंगा तब भी पूर्णांक, तो 2Q भी कैसा है? पूर्णांक। तो यहां स्पष्ट है कि P माइनस 3Q भी एक पूर्णांक है और 2Q भी अपने आप में एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक की फॉर्म है, Q नॉट इक्वल 0 है, यानी एक तरह से P अपॉन Q की फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं ये जो P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय 2Q है, यह एक परमेय संख्या है। हम इसी बात को लिखते हैं यहां P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, अब जरा अंडर रूट 5 के बारे में बताओ। अभी पिछला जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व किया उसमें स्पष्ट था कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 एक डायरेक्टली लिख के दिखा देंगे कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अब क्लियरली पता है कि ये वाली संख्या परमेय है और ये संख्या अपरमेय है। क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। परमेय कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो लाइन आई है अंडर रूट 5 बराबर कर क्या ये सही आई है? गलत आई है। अब ये लाइन आई कहां से है? ये लाइन
जब हमने 3 धन 2 अंडर रूट 5 को p बटे q माना था। तो इसका मतलब इसको p बटे q माना कब? जब ये एक परमेय संख्या थी। तो इसका मतलब हमने जो माना है वो क्या है? गलत है। तो हम स्पष्टली कह सकते हैं कि ये जो हमने चुना है वो क्या है? गलत है, यानी हमारी बात का विरोधाभास है। यह उपरोक्त से, यानी ऊपर जो लिखा है हमने उससे स्पष्ट है कि हमारे द्वारा माना गया कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि यह विरोधाभास को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? विरोधाभास। विरोधाभास कैसे है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है और बराबर एक परमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। तो ये विरोधाभास हो गया। इसका मतलब हमने जो माना है तो हमारी बात का क्या हो गया? विरोधाभास, कि यह एक परमेय संख्या है। तो हम स्पष्टली कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है या एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन सत्यापित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। आज हमने अपनी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चनों पर चर्चा करी। एक्सरसाइज 1.3 में मोस्टली सारे सवाल इन्हीं दो टाइप के हैं कि या तो आपको सिर्फ अंडर रूट में संख्याएं दे रखे होंगे और सिद्ध कराएगा कि यह एक अपरमेय संख्या है, यानी ये जो 3 धन 2 हटा दूं मैं तो रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया, सत्यापित करके दिखाया। या फिर दूसरा टाइप, बीच में प्लस माइनस से कनेक्ट होंगे, जैसे ये हैं 3 धन 2 अंडर रूट 5, इस तरीके के सवाल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं आपकी अपरमेय संख्याएं। तो 2 तरीके के सवाल हैं। इन 2 तरीके के सवालों को आसानी से हम इस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करिएगा, जहां दिक्कत हो हम अपनी अगली वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।